Today we will start with the very famous, that is Gandhian era, that is with Gandhian era. अगर हम 1919 से 1948 तक की बात करते हैं तो ये कुछ भी नहीं, बस ये गांधी एरा, बिकॉज जो सारे मेन मूवमेंट्स थे दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी। अगर हम गांधी जी की बात करते हैं तो अगर हम थोड़ा सा उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में, उनकी लाइफ स्केच के बारे में बात करते हैं, तो ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, एवरीबडी नोज इट। और ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ। जब अर्ली एजुकेशन इंडिया में ली थी, आफ्टर that he went to England. Again he returned to India and started practicing law. अब 1893 में क्या होता है, he accepted a 1-year contract from an Indian law firm in Natal, साउथ अफ्रीका में जो थी। तो वो साउथ अफ्रीका गए थे for that case। साउथ अफ्रीका में भी नो द हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका में अपार्टाइड बहुत था, मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत था बेस्ड ऑन रेस। जो व्हाइट थे वो ब्लैक्स को हमेशा डिस्क्रिमिनेट करता था, एंड गांधी जी ऑल्सो फेस दिस अपार्थाइड और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अगर हमें पता हो तो हमने मूवी भी देखी, बहुत फेमस इंसिडेंट है कि रेलवे कोच में, फर्स्ट क्लास कोच में जब वो ट्रेवल कर रहे थे गांधी जी, तो वो ट्रेन से निकाल दिया गया। तो वहां पे भी साउथ अफ्रीका में भी ही स्टार्टेड अ मूवमेंट अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, एंड हिज फेमस टेक्निक्स वाज सत्याग्रह, दैट इज बेस्ड ऑन सत्य। उन्होंने, और वहां पे उन्होंने resisted the racial policy of the white government of South Africa, and he developed the technique of satyagraha, मतलब a form of protest based on truth and non-violence, sticking to the truth under all circumstances। तो वहां पे भी बहुत सक्सेसफुल रहे। उनकी वैसे मेन जो 3 टेक्निक्स थी, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, अहिंसा, स्वदेशी, ये सब उनकी टेक्निक थी, और एक तरह से ग्रास रूट लेवल पे उन्होंने टेक्निक डेवलप करी थी, तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे थे। ही केम बैक टू इंडिया 1915, सबको पता 1915 में ही एस्टैब्लिश साबरमती आश्रम एट अहमदाबाद। इन 1916 फाउंड द साबरमती आश्रम एट अहमदाबाद। अब अगर हम इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं, तो बिफोर द अपीयरेंस ऑफ गांधी जी ऑन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, अभी तक कांग्रेस ने ऐसा कोई मास मूवमेंट चालू नहीं करा था। अगर होम रूल मूवमेंट की बात छोड़ दी जाए तो वो तिलक ने स्टार्ट करा था, उसमें आज तक इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत ज्यादा रोल नहीं था। तो सच कोई बहुत मास प्रोग्राम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अभी तक चालू नहीं करा था जिससे मोबिलाइज हो मासेस। अब गांधी ने बहुत सिंपल मीन्स अडॉप्ट करे ताकि मासेस जो है उस नेशनल मूवमेंट के साथ इन्वॉल्व हो जाए। और अगर हम गांधी जी की टेक्निक की बात करते हैं तो गांधी जी ने हमेशा राइट टाइम पे, एक तरह से बोलते हैं जब लोहा गर्म था उसी समय उन्होंने हथौड़ा मारा। अगर उनकी 3 मूवमेंट की बात की, अगर सबसे पहले तो टेक्निक की ऐसी बात की जाए कि हर के पास हथियार नहीं हो सकता, हर जना वायलेंट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे खून में नहीं है, वी कांट, हम किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते। तो वो टेक्निक उन्होंने यूज करी जो इंडियन पीपल के खून में थी। सेकेंडली, राइट टाइम पे, जैसे अगर हम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की बात करें, उस समय भी जो हालात थे वो ब्रिटिश के बिल्कुल अगेंस्ट थे। या जैसे खिलाफत आंदोलन जब हुआ था टर्की के साथ, जो ब्रिटिश ने करा था, उसमें मुस्लिम्स जो थे इंडियंस के अगेंस्ट थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था उस समय खत्म हुआ था, तो अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा था। तो उस समय एक बिल्कुल ग्राउंड तैयार था कि जो पब्लिक है उसको गुस्सा था ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, तो वो बहुत रेडिली एक्सेप्टेड द मूवमेंट ऑफ गांधी जी, इसलिए वो मास मूवमेंट बन गया। अगर सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट की बात की जाए तो 1930 में चालू हुआ था, उसमें था ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ। सॉल्ट हमारी बहुत जरूरी नेसेसिटी है, अगर उस पर टैक्स लगाया जाएगा तो वही है कि वो जनरल पीपल का उन्होंने एक इशू उठाया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। क्योंकि इंडिया मूवमेंट में भी बिल्कुल सर्कमस्टेंसेस तैयार थे, इसलिए उन्होंने राइट टाइम पे राइट पॉलिसी अडॉप्ट करी। अगर हम विड्रॉ की बात की जाए कि गांधी ने उस समय विड्रॉ करा जब मूवमेंट बिल्कुल अपने एक्सट्रीम पे था, लेकिन उस समय की बात की जाए, अगर नॉन कॉर्पोरेशन की मूवमेंट की बात की जाए, कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट भी वायलेंट हो रहा था, और वही बात है कि हमारे पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे कि हम वायलेंटली ब्रिटिश को यहाँ से हटा सके। 1857 के रिवॉल्ट का हमने हाल देख चुके थे। तो गांधी जी को पता था कि वायलेंटली, और उनके ऐसे उनकी टेक्निक भी नहीं थी, उनके अगेंस्ट भी थे, एंड सेकेंडली वायलेंटली ब्रिटिश को यहाँ से हटाना बहुत मुश्किल था, और साथ में जो एक हमारा गोल्डन एरा है नेशनल मूवमेंट का, वो गोल्डन एरा भी नहीं रहता। तो इसलिए उनकी जो टेक्निक थी बिल्कुल ग्रास रूट लेवल की थी, और इसलिए गांधी एरा जो है एक तरह से मास मूवमेंट भी बन गया। जो मूवमेंट उन्होंने कहा उसको सबको सपोर्ट मिला पीपल। सबसे पहले इनके फर्स्ट मूवमेंट की अगर हम बात की जाए, दैट इज
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से सबसे पहले हम आते हैं रोलेट एक्ट पे। मोतीलाल नेहरू ने रोलेट एक्ट के लिए कहा है कि इसने न अपील, न वकील, न दलील का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया, कि मतलब न तो कोई अपील कर सकता है, न कुछ इसके बारे में दलील कर सकता है, कोई आर्ग्यूमेंट कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। इसमें ये पास किया था 1919 को, ये पास कर दिया गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। जैसे ही पास हुआ बहुत ज्यादा एजिटेशन हो गया था। गांधी जी ने रोलेट एक्ट को पास करने से पहले गवर्नमेंट को कहा भी था कि आप एक बार वापस सोच लीजिए, इस तरह का एक्ट पास कर रहे हैं। इंडियन जो पब्लिक थी उस समय एक तरह से बहुत ज्यादा रोष था ब्रिटिश के अगेंस्ट, बिकॉज 1914 से 1980 के आफ्टर द एंडिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो एक फूड प्राइसेस थी बहुत ज्यादा थे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, फूड शॉर्टेज हो रहा था, तो अगेंस्ट द गवर्नमेंट एजिटेशन था इंडियन पीपल को। इंडियन प्रेस जो है फ्रीक्वेंटली जो ओपिनियन थी इंडियन पीपल की वो पब्लिश कर रही थी। इसलिए टू क्रैप द नेशनलिस्ट फीलिंग रोलेट एक्ट वाज पास्ड। इसमें कि ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डाउट, अगर किसी को भी डाउट है तो उसको अंदर कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल तक हम उसको अंदर कर सकते हैं और उसकी जमानत नहीं होगी। 2 साल के बाद वापस से कुछ हो सकता है, लेकिन 2 साल के बाद ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डाउट उसको हम जेल के अंदर रख सकते हैं। और गांधी जी ने इस एक्ट का बहुत ज्यादा एक तरह से अपोज करा एंड अल्टीमेटली ही फिक्स 30 मार्च 1919 एज अ डे ऑफ हड़ताल, फास्टिंग एंड प्रेयर, कि उन्होंने ये कहा कि 30 मार्च 1919 को ऑल ओवर इंडिया जो है हड़ताल की जाएगी अगेंस्ट द रोलेट एक्ट। आफ्टर दैट ही चेंज्ड द डेट फ्रॉम 30 मार्च टू 6 अप्रैल, लेकिन कहीं कहीं जगह ये डेट नहीं पहुंचेंगे। अब तो इंटरनेट है, उस समय टेलीफोन का बहुत ज्यादा, उस समय इतना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए कहीं कहीं एरिया पे 30 मार्च 1919 को हड़ताल हुई। And again, the government adopted measures like breaking of processions and meetings, lathi charge, and even opening fire at different places, imprisonment and deportation of the political leaders, etc., to suppress the movement quickly. और पंजाब जो था वर्स्ट अफेक्टेड बाय दिस सिचुएशन, उस समय बहुत ज्यादा एजिटेशन था, पर्टिकुलरली इन अमृतसर। और उस समय जो हुआ था, जनरल डायर जो उसने कमांड हाथ में था उसका अमृतसर का, उस समय गांधी जी वॉज ऑल्सो नॉट अलाउड टू एंटर पंजाब। 9 अप्रैल को क्या हुआ था, उनके 2 पॉपुलर लीडर थे अमृतसर में, दैट इज सफरुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, उन दोनों को अरेस्ट कर लिया था पुलिस ने। तो इन प्रोटेस्ट द पीपल हेल्ड अ मीटिंग इन जलियांवाला बाग, और उस समय 10 अप्रैल को पीसफुल प्रोसेशन जा रहा था, मतलब जुलूस जा रहा था अमृतसर में, उस पे भी गोलियां चलाई और साथ में ये बोला गया कि अब कोई भी जनरल गैदरिंग नहीं की जाएगी कहीं पे भी। अगर जनरल गैदरिंग होगी तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है बहुत ज्यादा भयानक होंगे। अब 13 अप्रैल के दिन क्या हुआ था, बैसाखी भी थी। अब बैसाखी है, मेला भी लगा था, हालांकि गैदरिंग भी हुई थी, लेकिन गैदरिंग उस तरह से भी हुई थी कि मेला है तो सब जनों को एक तरह से व्यापार करने का भी मौका था, सब जन उस समय अपने ट्रेड के लिए भी आते हैं, सामान बेचते, सामान ले जाते हैं। और साथ में अब गैदरिंग होगी तो नेचुरली जो सिचुएशन होती है, कॉन्ट्रोवर्सी सिचुएशन, उसकी भी सब जने बात करते हैं। आज भी हम बात करते हैं यहाँ करप्शन हो रहा है, ये हो रहा है, तमिलनाडु में ये हुआ, कर्नाटक में ये हुआ। तो गैदरिंग भी थी, लेकिन गैदरिंग भी मना थी। तो जनरल डायर जब आए थे और एक ही ओपनिंग थी जलियांवाला बाग की, अगर बात की जाए तो देयर वाज ओनली वन ओपनिंग, एग्जिस्ट जो थी वो एक ही जगह एक ही गेट से थी। और बैसाखी में एवरीबडी वाज इन्वॉल्व इन परचेजिंग एंड डिस्कसिंग सम इवेंट, सोशल है, पॉलिटिकल है, सारे इवेंट्स डिस्कस कर रहे थे। जनरल डायर ने विदाउट गिविंग एनी वार्निंग उसने फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। वहाँ पे एक वेल था, फेमस वेल, अभी भी आप जलियांवाला बाग में जाए आपको वेल दिखेगा। और वो तो नेचुरली अब एक एग्जिस्ट है, कोई जहाँ पे जिसका मौका मिला कुएं में कूदने का, और में जहाँ पे जिसको मौका मिला अपनी जान बचाई, कुछ बचा पाए, कुछ नहीं बचा पाए। तो एक तरह से ये विदाउट गिवन एनी वार्निंग उनको एक तरह से बाहर निकलने का मौका तो दिया जाता, पर ऐसा कोई मौका नहीं दिया और फायरिंग चालू कर दी। तो दिस वाज द सैड इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। और ये ऐसा इवेंट था जो एक तरह से ऑल ओवर इंडिया जो है, जो जनरल डायर का जो ये एक तरह से बोलते हैं ना कि ये वर्क जो है बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। इवन द ग्रेट रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नेतृत्व मिला था, ऑनरी टाइटल था जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने इनको दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर का, ही सरेंडर दैट नेतृत्व
गांधी जी ऑल्सो रिटर्न द केसर हिंद मेडल, इनको मिला था बोर युद्ध के वॉर करा था साउथ अफ्रीका में, तो वो भी इन्होंने गांधी ने रिटर्न कर दिया। उसके बाद उन्होंने इंक्वायरी की भी डिमांड करी कांग्रेस ने कि इंक्वायरी की जाए जनरल डायर का। हालांकि हंटर कमेटी जो बैठी भी गई अगेंस्ट द वर्क ऑफ जनरल डायर, बट ओनली दे क्रिटिसाइज द वर्क। उन्होंने कहा कि वो बहुत ज्यादा एक तरह से एक्साइट हो गए थे, दैट्स व्हाई ही डन दिस इंसिडेंट। और ब्रिटिश पार्लियामेंट आल्सो ऑनर्ड हिम विद द सॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जनरल डायर को। तो हम देख सकते हैं जलियांवाला बाग ट्रेजेडी जो थी एक तरह से ब्लॉट था ऑन द नेम ऑफ जनरल डायर, एंड ऑल्सो एक तरह से इंडियंस को एनिमल माना गया कि इनकी जान की कोई कीमत नहीं है। अगर आज ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए तो शायद सरकार का तख्ता पलट देंगे हम। एनीवे, इसीलिए हमारा नेशनल मूवमेंट जो है बहुत ज्यादा फेमस है, हर बुक में वर्ल्ड में हमारे नेशनल मूवमेंट का नाम है। अब जलियांवाला बाग के साथ और क्या हो रहा था, दैट इज खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट क्या है कि मैं आपको एक इस्लाम के बारे में बताती हूँ कि इस्लाम में दो सेक्ट होते हैं, एक तो होते हैं शिया एंड अदर वन इज सुन्नी। अब इतना में डिफरेंस के में बहुत क्लैशेस रहते हैं शिया और सुन्नी। हालांकि एक्सेस तो आपके ऐसा कोई मतलब का नहीं है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। सुन्नी जो खलीफा को अपना हेड मानते हैं, और शिया जो होते हैं कि प्रॉफिट जो मोहम्मद था उसका जो सन था दैट इज अली, उसको हेड मानते हैं। तो इन दोनों में हमेशा से क्लैश रहता है। तो खिलाफत मूवमेंट में क्या था, वही खलीफा सुन्नीस जो है खलीफा को अपने आफ्टर द अल्लाह खलीफा को प्रॉफिट मोहम्मद के बाद इनको अपना हेड मानते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, इंग्लैंड और टर्की अगेंस्ट। टर्की वॉज द सेंट्रल पावर एंड इंग्लैंड वॉज इन द अलाइड पावर। इंग्लैंड के साथ अमेरिका थे, रशिया थे, इस तरह से, और टर्की के साथ जर्मनी थी। अब टर्की वॉज अ मुस्लिम कंट्री, तो जो यहाँ के इंडियन मुस्लिम्स थे उनकी बहुत ही अजीब सी कुछ कंडीशन हो गई थी कि पॉलिटिकली दे वर लॉयल टू द ब्रिटिश, लेकिन रिलीजियसली दे वर लॉयल टू द टर्की। और इंग्लैंड ने एक तरह से डिप्लोमेटिक गेन क्या खेला, in order to gain the support of the Muslims, उन्होंने कहा कि give us support will not disintegrate the province of Turkey। हम खलीफा की पोजीशन को डिसइंटीग्रेट डाउन नहीं करेंगे, टर्की को डिसइंटीग्रेट नहीं करेंगे। जो मुस्लिम्स थे उनकी बातों में आ गए, they gave support to the British in the first world war। लेकिन at the end of the first world war, टर्की पे जो ट्रीटी इम्पोज करी थी, that is वो ट्रीटी ऑफ सर्व्स थी 1920 में इम्पोज की थी टर्की को, दैट वाज वेरी ह्यूमिलेटिंग। टर्की को डिसइंटीग्रेट किया गया था, खलीफा की पोजीशन को डाउन किया गया। इट वाज नॉट लाइक बाय द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। As the Khilafat committee was formed by Ali brothers, Muhammad Ali and Shaukat Ali, and Shaukat Ali Khilafat committee। अब जब गांधी थे उनका एक और मोटिव था हिंदू मुस्लिम यूनिटी। We saw golden opportunity, उनको लगा कि मुस्लिम्स का हमें सपोर्ट मिल सकता है अगर हम खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट। तो उस समय उन्होंने नॉन करप्शन मूवमेंट भी चालू करा, और इस नॉन करप्शन मूवमेंट में उन्होंने कहा कि हमारा एक मोटिव है कि खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करना। खत्म नहीं हो रहा है, तो अब नॉन करप्शन मूवमेंट भी चालू हुआ था। ऑन 1 अगस्त 1920 नॉन करप्शन मूवमेंट वाज स्टार्टेड, एंड इसके दो फेज थे नॉन करप्शन मूवमेंट के, एक था कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट, अदर वाज डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट। कंस्ट्रक्टिव मतलब सब कुछ कंस्ट्रक्ट करना, प्रमोशन ऑफ खादी, प्रमोशन ऑफ नेशनल लैंग्वेज, नेशनल एजुकेशन, नेशनल स्कूल, कलेक्टिंग द फंड ऑफ 1 करोड़ इन द नेम ऑफ तिलक की उसी समय डेथ हुई थी, तो फंड तो चाहिए, तो 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना, प्लस वॉलंटियर क्रॉप्स ऑफ 1 लाख मैन। इस तरह से कुछ ना कुछ क्रिएट करना, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करना। डिस्ट्रक्टिव में सब कुछ डिस्ट्रैक्ट करना मीन्स सरेंडर ऑफ ऑल टाइटल्स एंड ऑनरी ऑफिस एंड ऑनरी ऑफिसेस। मतलब जैसे केसर है, जो भी टाइटल सर का टाइटल है, जो भी टाइटल दिए वो सब सरेंडर करना, जो भी ऑफिस में है, ऑनरी पोस्ट पे है, उस सबसे रिजाइन करना, और लोकल बॉडीज में और में जो भी नॉमिनेटेड रिजाइन करना,
कोई भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट फंक्शंस को अटेंड नहीं करना, एंड विड्रॉन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस एडेड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, बायकॉट ऑफ ब्रिटिश कोर्ट्स बाय लॉयर्स, बायकॉट ऑफ इलेक्शंस टू बी हेल्ड बाय द काउंसिल्स, रिफॉर्म। उसी समय 1919 एक्ट आया था मॉनिटरी ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म, उसमें जो इलेक्शन हो रहा था उसको बायकॉट करना, बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, इस तरह से डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट। और इसी समय विजिट हो रही थी, द विजिट ऑफ द प्रिंस ऑफ वेल्स, उसको भी बायकॉट करना, एंड कंप्लीट हड़ताल वाज ऑब्जर्व्ड इन बॉम्बे ऑन द डे ऑफ अराइवल। जब प्रिंस ऑफ वेल्स बॉम्बे में आए थे, उनको कंप्लीट हड़ताल दिए थे, उनको कोई विजिट नहीं किया था अंडर द डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट। पब्लिक मीटिंग्स वर फॉरबिडन। ये गवर्नमेंट का रिप्रेशन है वो भी साइड बाय साइड चल रहा है। गवर्नमेंट ने लाठीचार्ज करा, लीडर्स को अरेस्ट करा, पब्लिक को अरेस्ट करा, पब्लिक मीटिंग को फॉरबिडन करा। बाय दिसंबर 1921 एक्सेप्ट गांधी, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, मौलाना आजाद वर पुट बिहाइंड द प्रिजन वॉल्स। मूवमेंट बहुत अच्छा चल रहा था। गांधी जी ने यहाँ तक फर्स्ट फैब को यहाँ तक कहा था कि अगर गवर्नमेंट ने हमारी डिमांड नहीं मानी तो द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वुड बी कन्वर्टेड इनटू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इसमें क्या डिफरेंस है नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मीन्स नॉट टू कॉपरेट विद द गवर्नमेंट, बट सिविल डिसोबीडियंस मीनिंग टू ब्रेक द लॉ, लाइक स्टार्टिंग विद द सॉल्ट। तो ये कहा था कि नाउ इट विल कन्वर्टेड इनटू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बट अनफॉर्चुनेटली on 5th Feb 1922, a police station 15 miles away from Gorakhpur in UP, 1922, the police opened fire on the mob of peasants। और उसमें क्या हुआ था, जो पब्लिक थी, जन पीपल, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, इन्फ्रेटेड हो गई, ही अटैक द पुलिसमैन, और जो पुलिस स्टेशन था उसको पूरा पुलिस स्टेशन को जला दिया। उसमें जो पुलिसमैन थे वो भी The mob burned the Thana, which resulted in the death of 22 policemen inside the building. उसमें 22 policemen थे, उनकी भी death हो गई। And this disturbed Gandhi ji and he suspended the new movement on 13 Feb 1922। हालांकि जब उन्होंने ये सस्पेंड करा था मूवमेंट, उन्होंने कहा था कि अभी तक वो टाइम नहीं आया जब तक कि अभी तक पब्लिक जो है मेरा जो टेक्निक है वो अभी तक नहीं समझी, नॉन वायलेंटली वो नहीं अभी तक नहीं समझ पा रही, तो पहले मुझे पब्लिक को तैयार करना है। तो उन्होंने मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। हालांकि ये जो मूवमेंट को उन्होंने विड्रॉ करा था, मैनी लीडर्स क्रिटिसाइज कि जब पब्लिक बिल्कुल साथ दे रही है, जब हमें सक्सेस मिलने वाली थी, और उसी समय एकदम से मूवमेंट को कट शॉर्ट करना, एक तरह से हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट करना है। और कुछ टाइम के लिए गांधी जी ने कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट पे ध्यान दिया, लाइक हिंदू मुस्लिम यूनिटी, अनटचेबिलिटी डेवलपमेंट, प्रमोशन ऑफ खादी, और थोड़ा सा वो एक से बैकग्राउंड से हट गए, पॉलिटिकल एरेना से हट गए। अब उस समय पॉलिटिकल वैक्यूम जो है इंडिया के सीन पे आ गया। 1919 के रिफॉर्म्स के बाद इलेक्शन भी हेल्ड थे। अब कांग्रेस ने बायकॉट पे एम्फेसिस करा कि विल नॉट फाइट द इलेक्शन। अब कांग्रेस के बीच में भी दो ग्रुप हो गए थे। एक थे आफ्टर 1922 देयर वर टू ग्रुप्स, वन आर चेंजर्स, अदर वन आर नो चेंजर्स। अब चेंजर्स वर लेड बाय मोतीलाल नेहरू एंड C.R. दास। मोतीलाल नेहरू कौन थे? फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। And no changes were like with that one, C. Rajagopalacharya, राजेंद्र प्रसाद, इस तरह से there were no changes। ये कह रहे थे कि नहीं, जो हमारी पॉलिसीज में हम कोई चेंज नहीं चाहते, जो चेंजेस कह रहे थे कि नहीं, वी शुड फाइट द इलेक्शन, और हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जाके हमें गवर्नमेंट को अपोज करना चाहिए, हम ये बात बहुत इफेक्टिवली कह सकते हैं। साथ में अगर कोई लॉ विच वुड अगेंस्ट द पब्लिक, हम उसको पास नहीं कराएंगे। तो जो कांग्रेस की जो डिवाइडेड इनटू टू, चेंजेस एंड नो चेंजेस। गांधी जी सेड कि आपकी अलग ओपिनियन तो ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, स्वराज पार्टी वाज फॉर्मेशन, दे वर अलाउड टू कंटेस्ट द इलेक्शन इन द नेम ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी में जो एनरोल है, दे कुड फाइट द इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट स्वराज पार्टी इज अ पार्टी विद इन द कांग्रेस। ये कांग्रेस से टूट के नहीं बनी, कांग्रेस के अंदर ही थी, और जो एनरोल थी स्वराज पार्टी में, दे कुड फाइट द इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो स्वराज पार्टी में जो कंटेस्ट किया गया था इलेक्शन,
the leaders come with a thumping majority. लेकिन स्वराज का जो एक मेन था कि either to end or mend the act of 1919 ultimately fail हो गया with the death of CR Das. स्वराज पार्टी जो अल्टीमेटली 1985 होगी एक से खत्म हो गई। बहुत ज्यादा अचीवमेंट स्वराज पार्टी ने करा, लेकिन एक मेन सिग्निफिकेंट अचीवमेंट की अगर बात की जाए तो उसमें जो पॉलिटिकल वैक्यूम था वो थोड़ा सा इन्होंने फिल करा।